नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीडिया कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी वायाकॉम 18 मीडिया को अपने नॉन न्यूज़ और करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स के लाइसेंस को स्टार इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी MIB से मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये मंजूरी NCLT और CCI की ओर से मंजूरी देते समय लगाई गई शर्तों के अधीन होगी। बता दें कि वायाकॉम 18 मीडिया एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज और बोधी ट्री सिस्टम्स के मीडिया और एंटरटेनमेंट कारोबार का मालिकाना अधिकार है। वीकेंड पर आई इस खबर के बाद 30 सितंबर को RL के शेयर में 3% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 2,958 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का मर्जर 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। असल में IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने 30 सितंबर से IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग्स के IDFC लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मर्जर के बाद बनी नई कंपनी IDFC लिमिटेड के IDFC फर्स्ट बैंक के साथ विलय को 1 अक्टूबर से मंजूरी दे दी गई है। दोनों कंपनियों के मर्जर की रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर तय की गई है। इस विलय के लिए तय शर्तों के हिसाब से IDFC लिमिटेड के शेयरधारकों को अपने 100 शेयरों के बदले में बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। 31 अक्टूबर से पहले IDFC लिमिटेड के शेयरधारकों को बैंक के शेयर अलॉट हो जाएंगे। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने बैंक के MD एंड CEO V वैद्यनाथन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। वैद्यनाथन का कार्यकाल 19 दिसंबर 2024 से 3 साल के लिए यानी 18 दिसंबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन फैसलों के बाद 30 सितंबर को IDFC लिमिटेड के शेयर में करीब 1.5% और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में करीब 1/4% की बढ़त के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, सोमवार 30 सितंबर को मनबा फाइनेंस के IPO के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि ठीक ठाक रही। NSE पर मनबा फाइनेंस का शेयर 145 रुपये पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 21% प्रीमियम पर यह लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 120 रुपये प्रति शेयर था। इस IPO को निवेशकों से रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार मिला था, पर लिस्टिंग के समय उतना उत्साह नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि ये IPO कुल 224 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने करीब 151 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 30 सितंबर को लिस्टिंग के बाद मनबा फाइनेंस के शेयर में खरीदारी लौटी और शेयर 145 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 5% ऊपर अपर सर्किट पर 152 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 120 रुपये के इशू प्राइस से करीब 27% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, बीते शुक्रवार की शाम को खबर थी कि रिलायंस पावर के बोर्ड की 3 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। इस बोर्ड बैठक में लंबी अवधि के लिए रकम जुटाने के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा। ये रकम प्रेफरेंशियल शेयर, QIP, राइट्स इशू, वारंट जैसे विकल्पों के जरिए जुटाने पर विचार किया जाएगा, जो कि घरेलू और ग्लोबल मार्केट से जुटाई जाएगी। इस खबर से पहले कंपनी जिक्र कर चुकी है कि उसे रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विस्तार करने के लिए पूंजी की ज़रूरत है। 30 सितंबर को 5% का अपर सर्किट लगने के बाद 48 रुपये 66 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति देखने को मिली। 2 अक्टूबर को जब बाजार बंद था तो खबर आई कि अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने पहली बार विदेश में कदम रखा है। दरअसल रिलायंस समूह ने रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की कमर्शियल कारोबार से जुड़ी कंपनी ड्रक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स यानी DHI के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत रिलायंस समूह और DHI मिलकर भूटान में सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। अपनी स्टेटमेंट में कंपनी ने ये तो खुलासा नहीं किया कि 500 मेगावाट की सोलर और 770 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ने की योजना है, पर यह जरूर कहा कि कंपनी की ओर से किए जाने वाले निवेश भूटान के रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा FDI निवेश होगा। रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता को जोड़ने के लिए अनिल अंबानी ग्रुप ने रिलायंस एंटरप्राइजेस नाम की नई कंपनी स्थापित की है, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर की 50-50 सब्सिडरी होगी और ये नई कंपनी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी पहल का काम करेगी। 3 अक्टूबर को रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 325 रुपये पर और रिलायंस पावर के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 53 रुपये 64 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 3 अक्टूबर की शाम को खबर थी कि कंपनी के बोर्ड ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी FCCBs के जरिए $50 करोड़ की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। 10 साल की मियाद वाले इन FCCBs पर कंपनी
5% का सालाना ब्याज अदा करेगी। ये एफसीसीबीज वर्दे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स की सहयोगी कंपनियों को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम यानी ईसॉस जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। 1180 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य वाले 22 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, जो कि कंपनी के कुल 5% हिस्से के बराबर हैं। 4 अक्टूबर को रिलायंस पावर के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 50 रुपये 95 पैसे पर कारोबारी सत्र की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी है कि कंपनी ने राइट्स इशू लाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। राइट्स इशू के जरिए आईओसी की 22,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने की योजना थी, जिसको लेकर बोर्ड ने 7 जुलाई 2023 को प्रस्ताव पारित किया था। दरअसल सरकार की ओर से इस साल यानी 2024-25 के बजट में तेल मार्केटिंग कंपनियों को समर्थन देने के लिए कोई रकम आवंटित नहीं की गई है। सरकार की ओर से इस राइट्स इशू में भागीदारी न लेने के चलते कंपनी को अपना ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है। जून तिमाही के अंत तक सरकार के पास आईओसी की 51.5% हिस्सेदारी थी। 30 सितंबर को खबर आने के बाद आईओसी के शेयर में 176 रुपये 17 पैसे का लू लगाने के बाद करीब 1/4% की कमजोरी के साथ 179 रुपये 69 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयरधारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी को 8,465 करोड़ रुपए का भुगतान समय से पहले कर दिया है। इस तरह कंपनी ने 2016 से स्पेक्ट्रम से जुड़ी पूरी देनदारी को चुका दिया है। इस खबर के आने के बाद 30 सितंबर को भारती एयरटेल के शेयर में करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 1,713 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, पीएसयू डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जेवी करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए से बीईएल आईएआई एरो सिस्टम्स नाम की इस जेवी कंपनी को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बीईएल की 40% हिस्सेदारी होगी। ये जेवी कंपनी भारत में तैनात मिसाइलों की रिपेयरिंग और रखरखाव का काम करेगी। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM सिस्टम की रिपेयरिंग और रखरखाव के अलावा ये कंपनी प्रोडक्ट सपोर्ट देगी। 30 सितंबर को शेयर में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली और कारोबार का अंत भी 3% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 284 रुपये 40 पैसे पर हुआ, बावजूद इसके कि 30 सितंबर से शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हुआ था। अगली खबर, बीते वीकेंड पर खबर थी कि अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी की जेवी यूनिट अप्रैल मून रिटेल ने कोको कार्ट वेंचर्स की 74% हिस्सेदारी करीब 200 करोड़ रुपए की रकम में खरीद ली है। 30 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 3,209 रुपये 90 पैसे तक उछलने के बाद मामूली बढ़त के साथ 3,131 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। 2 अक्टूबर को खबर थी कि अदानी ग्रुप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से जुड़ी अपनी 2 स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनियों अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी का अपनी सब्सिडरी कंपनी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी ANIL के साथ विलय करने की घोषणा की है। इस रीस्ट्रक्चरिंग में रियल एस्टेट डेवलपमेंट, थर्मल और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं, जिससे ग्रुप की रीन्यूएबल एनर्जी कारोबार से जुड़ी पहल को बढ़ावा मिलेगा। 3 अक्टूबर को 3,084 रुपये 10 पैसे तक लुढ़कने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 3,116 रुपये 70 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, टाटा पावर ने राजस्थान सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत अगले 1 दशक में यानी अगले 10 साल में राजस्थान में कंपनी की करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। इस इनिशिएटिव के जरिए राजस्थान को पावर सरप्लस स्टेट बनाने का लक्ष्य है। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का ये निवेश रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियर पावर, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ साथ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर होगा। माना जा रहा है कि इस पहल से राज्य में 28,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। बता दें कि राजस्थान में कंपनी 1 गीगावाट के सोलर, 185 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स और 130 मेगावाट के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पहले ही पूरे कर चुकी है। 1 अक्टूबर को टाटा पावर के शेयर में 491 रुपये 20 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार का अंत करीब 0.5% की गिरावट के साथ 481 रुपये पर हुआ। अगली खबर, सोमवार 30 सितंबर को स्पाइसजेट के 85 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 51 करोड़ रुपए आंकी गई है। 30 सितंबर की शाम को इस ब्लॉक डील से जुड़ी जानकारी सामने आई, जिसके मुताबिक प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के 85 लाख शेयर 59.95 पैसे के भाव पर खरीदे हैं। पिछले एक हफ्ते में स्पाइसजेट के शेयरों में 5वीं बड़ी ब्लॉक डील हुई है। इससे पहले शुक्रवार 27 सितंबर को सिंगुलैरिटी होल्डिंग्स ने 40 करोड़ रुपए में कंपनी के 65 लाख शेयरों की खरीदारी की थी। 1 अक्टूबर को स्पाइसजेट के शेयर में 8% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला और कारोबारी सत्र की क्लोजिंग करीब 7% की बढ़त के साथ 68 रुपये 13 पैसे के स्तर पर देखने को मिली।
अगली खबर, सोमवार 30 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि कुरियर सर्विसेज देने वाली कंपनी ब्लू डार्ट की ओर से शिपमेंट्स की कीमतों में 9 से 12% की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने बढ़ती लागत के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी की ओर से बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी 2025 यानी अगले साल की शुरुआत से लागू होंगी। कीमतों में बढ़ोतरी प्रोडक्ट और शिपिंग प्रोफाइल के ऊपर निर्भर करेगी। इस खबर के चलते 1 अक्टूबर को ब्लू डार्ट के शेयर में 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और कारोबारी सत्र का अंत करीब 5% की मजबूती के साथ 8,601 रुपये के स्तर पर देखने को मिला। अगली खबर, गुरुवार 3 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक में 0.43% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील के जरिए बीएनपी पारिबा ने बैंक के 43,75,000 शेयर या करीब आधा % हिस्सेदारी 755 करोड़ रुपए की रकम में बेची है। 1726 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के औसत दाम पर हुए इस सौदे में मॉर्गन स्टैनली एशिया और सिटी ग्रुप ग्लोबल ने 755 करोड़ रुपए के ही शेयर खरीदे हैं। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 17.5 लाख शेयर या 0.17% हिस्से की और सिटी ग्रुप ग्लोबल ने 26,25,000 शेयरों की या 0.26% हिस्से की खरीदारी की है। दिन के दौरान 1673 रुपये 35 पैसे तक फिसलने के बाद 3 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 0.3% की गिरावट के साथ 1681 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, गुरुवार 3 अक्टूबर को केआरएन हीट एक्सचेंजर के आईपीओ की लिस्टिंग हुई जो कि धमाकेदार रही। केआरएन हीट एक्सचेंजर का शेयर एनएसई पर 480 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 118% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 220 रुपये प्रति शेयर था। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों का पैसा 2 गुना से ज़्यादा हो गया। केआरएन की लिस्टिंग इसलिए धमाकेदार रही क्योंकि इस इशू को निवेशकों से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। ये आईपीओ 213 गुना से ज़्यादा भरा था जिसके जरिए कंपनी ने करीब 342 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। ग्रे मार्केट में शेयर 220 रुपये के प्रीमियम पर दिख रहा था, पर कमज़ोर बाजार के बावजूद एक्चुअल लिस्टिंग गेंस ने ग्रे मार्केट के एस्टीमेट को भी एक्सीड कर दिया। मजबूत लिस्टिंग के बाद शेयर ने 513 रुपये 50 पैसे का हाई छुआ, पर कारोबार का अंत 473 रुपये 99 पैसे पर हुआ जो कि 480 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 1.25% नीचे है, पर 220 रुपये के इशू प्राइस से करीब 115% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, बायोकॉन की सब्सिडरी कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने अपने 1.1 अरब डॉलर या 9,347 करोड़ रुपए के लंबी अवधि के कर्ज की रीफाइनेंसिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कर्ज की रीफाइनेंसिंग से जुड़ी प्रक्रिया यूएस डॉलर बॉन्ड्स और नई सिंडिकेटेड फैसिलिटी के जरिए की गई है। इस रकम में 2029 में भुगतान के लिए आने वाले 80 करोड़ डॉलर या 6,676 करोड़ के सीनियर सिक्योर्ड नोट्स भी शामिल हैं जिन पर करीब 0.7% का कूपन रेट है। कंपनी का कहना है कि इस रीफाइनेंसिंग से लिक्विडिटी में सुधार होगा, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और कारोबार में दोबारा निवेश करने के लिए मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने वियाट्रिस के बायोसिमिलर्स बिजनेस को खरीदने के लिए 1.2 अरब का कर्ज उठाया था। 3 अक्टूबर को 369 रुपये 35 पैसे का हाई लगाने के बाद बायोकॉन के शेयर में करीब 4% की गिरावट के साथ 355 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, मंगलवार 1 अक्टूबर की शाम को मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से एफएनओ यानी वायदा बाजार में सख्ती को लेकर आए फैसले के बाद देश की एकमात्र लिस्टेड एक्सचेंज बीएसई ने कुछ बदलावों की घोषणा की है। चूंकि रेगुलेटर ने केवल एक ही इंडेक्स पर वीकली एक्सपायरी की अनुमति दी है, इसलिए बीएसई ने सेंसेक्स 50 के वीकली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट 14 नवंबर से बंद करने की घोषणा की है। वहीं बैंकेक्स के वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 18 नवंबर से बंद हो जाएंगे, यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन बीएसई पर केवल सेंसेक्स का ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा और जो मौजूदा सौदे हैं वो मौजूदा सौदे एक्सपायरी तक ही चलते रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी नाम के 4 वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाली देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज एनएसई ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। फैसला आने के बाद 4 अक्टूबर को बीएसई के शेयर में ऑलमोस्ट 4,100 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार का अंत करीब 4% की मजबूती के साथ देखने को मिला। अगली खबर, शुक्रवार 4 अक्टूबर को डिफ्यूजन इंजीनियर्स के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही। एनएसई पर डिफ्यूजन इंजीनियर्स का शेयर 193 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 15% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 168 रुपये प्रति शेयर था। अच्छी लिस्टिंग इसलिए हुई क्योंकि इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। यह आईपीओ कुल 115 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 158 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कारोबार के अंत पर डिफ्यूजन इंजीनियर्स का शेयर 203 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 193 रुपये 50 पैसे के ओपनिंग प्राइस से 5% के अपर सर्किट पर है, पर 168 रुपये के इशू प्राइस से करीब 21% के प्रीमियम पर है। अगली खबर,
गुरुवार 3 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद साइंट डीएलएम के बोर्ड ने एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का 100% हिस्सा खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण $2.34 करोड़ की रकम में किया जाएगा। यह अधिग्रहण कंपनी की यूएस की सब्सिडरी साइंट डीएलएम आईएनसी के जरिए किया जाएगा। आपको बता दें कि एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं मुहैया करवाती है। खबर के चलते 4 अक्टूबर को साइंट डीएलएम के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 678 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, ऐश हैंडलिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनी रेफेक्स इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 928 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस प्रेफरेंशियल इशू के जरिए रेफेक्स इंडस्ट्रीज के नॉन प्रमोटर्स को 86,55,000 शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे 405 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा प्रेफरेंशियल आधार पर कंपनी प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को 111.7 लाख वारंट्स भी जारी करेगी, जिसके जरिए करीब 523 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। शेयरों और वारंट्स को 468 रुपए के इशू प्राइस पर जारी करने की मंजूरी दी गई है। 4 अक्टूबर को 573 रुपए 60 पैसे तक उछलने के बाद रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 543 रुपए 75 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने फार्मा कंपनी एरिस लाइफ साइंसेज की करीब 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। गुरुवार 3 अक्टूबर को एनएसई पर हुई बल्क डील के आंकड़े बताते हैं कि एरिस लाइफ साइंसेज के एक पब्लिक शेयर होल्डर राकेश शाह ने अपने 20 लाख शेयर या 1.46% हिस्सेदारी 270 करोड़ रुपए में बेच दी है। ये शेयर 1350 रुपए के भाव पर बेचे गए हैं। जून 2024 के अंत तक राकेश शाह के पास कंपनी की 4.88% हिस्सेदारी थी। इस बल्क डील में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 20,79,000 शेयर या 1.52% हिस्सेदारी 1350 रुपए 18 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदी है। इससे पहले अगस्त में कंपनी के एक और पब्लिक शेयर होल्डर एमराल्ड इन्वेस्टमेंट्स ने 1,187 रुपए 40 करोड़ रुपए में अपने शेयर बेचकर कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया था। 4 अक्टूबर को 1312 रुपए तक फिसलने के बाद एरिस लाइफ साइंसेज के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त के साथ 1350 रुपए 10 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते शुक्रवार की शाम को खबर थी कि जोमेटो की को फाउंडर और चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल को लिखे ईमेल में उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ उनका 13 साल का सफर काफ़ी शानदार रहा। आपको बता दें कि आकृति चोपड़ा ने सीनियर मैनेजर ऑफ फाइनेंस के पद पर कंपनी को ज्वाइन किया था और 2021 में उनको को फाउंडर का पदभार दिया गया था। इस खबर के चलते 30 सितंबर को जोमेटो के शेयर में करीब 2% की कमजोरी के साथ 272 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, बीते वीकेंड पर खबर थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी के खिलाफ चल रहे कंपनी के विवाद से जुड़े मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। असल में लोअर कोर्ट ने डीवीसी से कंपनी को 780 करोड़ रुपए का मध्यस्थता पुरस्कार यानी आर्बिट्रल अवार्ड देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को डीवीसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 30 सितंबर को रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 345 रुपये 40 पैसे का हाई लगाने के बाद 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 336 रुपये 90 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, रिन्यूएबल कारोबार से जुड़ी कंपनी सुजनल एनर्जी को देश की दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई से एडवाइजरी कम वार्निंग लेटर मिला है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यानी एलओडीआर नियमों के उल्लंघन की वजह से ये वार्निंग जारी की गई है। असल में 8 जून को कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डेसेलिडियल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इस मामले से जुड़े डिस्क्लोजर यानी खुलासों में ढील के चलते ये वार्निंग जारी की गई है। मार्क ने कहा था कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, साथ ही कम्युनिकेशन में पारदर्शिता की कमी दिखी है। हालांकि इस मामले पर कंपनी ने कहा है कि इससे कारोबार पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। पर 3 अक्टूबर को सुजनल एनर्जी के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 75 रुपये 75 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, मार्केट शेयर के हिसाब से देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने 3 अक्टूबर को फेस्टिव ऑफर्स को लॉन्च किया है। बॉस यानी बिगेस्ट ओला सीजन सेल के तहत लॉन्च किए गए इस ऑफर के तहत कंपनी ने अपने S1 स्कूटर की कीमत घटाकर 49,999 रुपये कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर 16 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर में कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 27.4% पर पहुंच गया है। दरअसल कंपनी की महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्यों में बिक्री घटी है। वहीं बजाज
ऑटो और टीवीएस मोटर जैसे कंपनियों से उसे कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। 3 अक्टूबर को शुरुआती कुछ मिनटों में 102 रुपये 19 पैसे तक उछलने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 3.5% की गिरावट के साथ 99 रुपये 20 पैसे पर कारोबार सत्र की क्लोजिंग हुई और लिस्टिंग के बाद ये दूसरा मौका है जब 100 रुपये के स्तर के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। अगली खबर, ब्लू स्टार के लिए इस हफ्ते एक बुरी खबर आई। दरअसल ओमान की कंपनी WJ टॉवेल यानी WJT ने क्लेम की रकम को 223.6 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 461.74 करोड़ रुपए कर दिया है। इन दोनों कंपनियों का इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC में आर्बिट्रेशन से जुड़ा मामला चल रहा है। अप्रैल में WJT ने कंपनी के खिलाफ 223.6 करोड़ रुपए का क्लेम किया था और इसके अलावा इस रकम पर 7% ब्याज की भी मांग की थी। हालांकि कंपनी ने WJT के क्लेम को अप्रमाणित, गलत और सबूतों के विपरीत बताया है और ये भी कहा कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कुछ खास असर नहीं होगा। पर 3 अक्टूबर को 2040 रुपये 50 पैसे तक लुढ़कने के बाद ब्लू स्टार के शेयर में कमजोर बाजार में भी 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 2140 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। सॉफ्टबैंक के समर्थन वाले एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने अभिषेक पिपारा को एलिवेट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक पिपारा को कंपनी के ऑफलाइन बिजनेस सेंटर्स के लिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO के पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि पिपारा कंपनी के साथ 2018 से हैं और इससे पहले वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के पद पर कंपनी के साथ कार्यरत थे। अगली खबर, फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने पूर्व को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के साथ सेटलमेंट कर लिया है। इस तरह दोनों एंटिटीज ने अपने कानूनी और पब्लिक विवाद को सुलझा लिया है। 30 सितंबर को दोनों पक्षों के बीच हुए सेटलमेंट करार के मुताबिक अशनीर ग्रोवर का भारत पे के साथ कोई संबंध नहीं होगा और ना ही वो कंपनी की शेयर होल्डिंग में रहेंगे, यानी कि उनके पास कंपनी की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। अशनीर ग्रोवर अपनी कुछ हिस्सेदारी भारत पे के बोर्ड को ट्रांसफर करेंगे और बाकी बची हिस्सेदारी को फैमिली ट्रस्ट की ओर से मैनेज किया जाएगा। साथ ही दोनों पक्षों ने अलग अलग स्टेटमेंट के जरिए घोषणा की है कि वो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों को भी खत्म कर देंगे। गौरतलब है कि इस सेटलमेंट होने के कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW ने अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर की बहन के पति दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया था। दीपक गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने भारत पे के फंड्स के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।